ओडिशा की इकोनॉमिक कहानी शुरू होती है बहुत बहुत साल पहले इसकी उपजाऊ जमीन से जुड़ी हुई। सदियों तक एग्रीकल्चर सिर्फ एक जॉब नहीं था, यह ज्यादातर लोगों के लिए जीने का तरीका था। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने जमीन जोती, नेचर के ताल पर भरोसा करते हुए। फार्मिंग के साथ इस लंबे इतिहास ने स्टेट के कल्चर, उसकी परंपराओं और उसके सोशल ताने बाने को गहरे तरीकों से सैकिल दिया है। कम्युनिटीज की डेली लाइफ बुआई और कटाई के साइकिल से करीब से जुड़ी हुई थी। जमीन पर इस निर्भरता ने लोगों और उनके एनवायरनमेंट के बीच एक मजबूत बॉन्ड बनाया, एक ऐसा बॉन्ड जो आज भी ओडिशा के आगे बढ़ने के साथ इंपॉर्टेंस रखता है। पुराने तरीके भले ही सिंपल थे, पर उन्होंने बहुत लंबे समय तक पॉपुलेशंस को संभाला। चावल हमेशा से ओडिशा का सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप रहा है, यहाँ के लोगों का स्टेपल फूड। नदियों के किनारे के मैदान और कोस्टल इलाके चावल की खेती के लिए खास तौर पर सूटेबल है। फार्मर्स नदियों और बारिश के पानी को ध्यान से मैनेज करके अपनी धान उगाते थे। चावल के अलावा दालें, ऑयल सीड्स और तरह तरह की सब्जियां भी उगाई जाती थीं, जिससे एग्रीकल्चरल आउटपुट में डाइवर्सिटी आती थी। ये फसलें पूरे रीजन में फैमिलीज और लोकल कम्युनिटीज के लिए फूड सिक्योरिटी पक्की करून के लिए क्रूशल थी। एग्रीकल्चरल कैलेंडर जो इन फसलों की जरूरतों से तय होता था, अनगिनत लोगों की ग्रामीण जिंदगी की रफ्तार को गवर्न करता था। जो सरप्लस होता था, अगर कुछ हुआ तो वो लोकल मार्केट्स में ट्रेड होता था। लेकिन ओडिशा में एग्रीकल्चर को हिस्टोरिकली कई सीरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मॉनसून की बारिश जरूरी होने के बावजूद अक्सर अनप्रेडिक्टेबल होती थी। कभी कभी बहुत कम बारिश होती थी, जिससे सूखा पड़ता था और फसलें खराब हो जाती थी। दूसरी बार भारी बारिश और बाढ़ खेतों में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती थी। फार्मर्स ज्यादातर ट्रेडिशनल तरीके और सिंपल टूल्स इस्तेमाल करते थे। बहुत से फार्मर्स के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े ही थे, जिससे बड़ा सरप्लस बनाना या इंप्रूवमेंट्स में इन्वेस्ट करना मुश्किल होता था। इन मुश्किलों का अक्सर मतलब होता था कि फार्मिंग फैमिलीज को गुजारे लायक कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, और स्टेट के कई ग्रामीण हिस्सों में गरीबी एक आम बात थी काफी लंबे समय तक। हाल के दिनों में ओडिशा में एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट कोशिशें हुई हैं। गवर्नमेंट और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए काम किया है। इसका मतलब है कि ज्यादा फार्मर्स अपनी फसलों के लिए पानी पा सकते हैं, तब भी जब बारिश कम हो। नई फार्मिंग टेक्निक्स और बेहतर क्वालिटी के बीज लाए जा रहे हैं। ये उसी जमीन पर उगाए जाने वाले खाने की मात्रा बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी जोर दिया जा रहा है। फार्मर्स को अलग अलग तरह की फसलें उगाने के लिए इंकरेज किया जा रहा है। इससे रिस्क कम हो सकता है और इनकम बढ़ सकती है। क्रेडिट और मार्केट एक्सेस देने की स्कीम्स भी उन छोटे फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए हैं जो ओडिशा के एग्रीकल्चर की रीढ़ हैं। ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जो नेचुरल रिसोर्सेज, खासकर मिनरल्स में बहुत रिच है। इसकी मिट्टी के नीचे भारी मात्रा में वैल्यूएबल मटेरियल्स दबे हैं। यह मिनरल वेल्थ स्टेट की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। इसने ओडिशा को माइनिंग और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए भारत के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स में से एक बना दिया है। इन रिसोर्सेज की प्रेजेंस ने कई दशकों से अटेंशन और इन्वेस्टमेंट खींचा है। यह नेचुरल गिफ्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जबरदस्त पोटेंशियल देता है। लेकिन इन रिसोर्सेज को समझदारी से और सभी लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना एक कांस्टेंट काम है। इस दौलत का केयरफुल मैनेजमेंट स्टेट के फ्यूचर के लिए क्रूशल है। स्टेट में कई तरह के इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ भारत में आयरन ओर के कुछ सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, जो स्टील बनाने के लिए एसेंशियल है। बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है, वह भी यहाँ खूब मिलता है। क्रोमाइट, एक और की इंडस्ट्रियल मिनरल, यहाँ भरपूर मात्रा में है। ओडिशा में कोयले के भी बड़े डिपॉजिट्स हैं, जो बिजली पैदा करने और इंडस्ट्रीज को पावर देने के लिए वाइटल है। ये मिनरल्स सिर्फ ओडिशा की इंडस्ट्रीज में ही इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि भारत के दूसरे हिस्सों में सप्लाई किए जाते हैं और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी होते हैं। इन मिनरल्स की माइनिंग से मिलने वाला रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है, जिससे डेवलपमेंट एक्टिविटीज को फंड करून में मदद मिलती है। माइनिंग सेक्टर का ओडिशा पर एक नोटिसेबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है। इसने कई लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट की है, डायरेक्टली खदानों में और इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज जैसी रिलेटेड एक्टिविटीज में। माइनिंग से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी ने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे स्टील प्लांट्स और एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स के ग्रोथ को इंकरेज किया है। ये इंडस्ट्रीज बदले में
और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है और इकोनॉमिक आउटपुट में कंट्रीब्यूट करती है। माइनिंग सेक्टर अक्सर डोमेस्टिक कंपनीज और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस दोनों से बड़े इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करता है। कैपिटल का यह फ्लो उन रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट ग्रून में हेल्प कर सकता है जहां माइनिंग होती है। भारत के ईस्ट कोस्ट पर ओडिशा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को और बढ़ाती है। स्टेट की बंगाल की खाड़ी के साथ एक लंबी कोस्ट लाइन है। यह ट्रेड के लिए समुद्री रास्तों तक एक्सेस देता है। पारादीप, धामरा और गोपालपुर जैसे बड़े पोर्ट्स इसमें क्रूशियल रोल निभाते हैं। ये पोर्ट्स भारी मात्रा में कार्गो हैंडल करते हैं, जिसमें मिनरल्स का एक्सपोर्ट और रॉ मटेरियल्स और दूसरे गुड्स का इंपोर्ट शामिल है। यह कोस्टल एक्सेस न सिर्फ माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सपोर्ट करता है, बल्कि दूसरी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसकी पोजीशन ओडिशा को भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ इसके बड़े कनेक्शंस में एक की प्लेयर बनती है, जो नेशनल इकोनॉमिक लैंडस्केप में काफी कंट्रीब्यूट करता है। बहुत समय तक ओडिशा की इकोनॉमी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर बेस थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में एक धीरे धीरे मगर साफ शिफ्ट आया है। स्टेट अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करून के लिए काम कर रहा है। इस ट्रांजिशन में अपने रिच मिनरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके फैक्ट्रीज और प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाना शामिल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआती फोकस नेचुरली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पर था। इसे धरती से निकाले गए रॉ मटेरियल्स में वैल्यू एड क्रून और ज्यादा डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट क्रून के एक तरीके के रूप में देखा गया। यह बदलाव ओडिशा की इकोनॉमिक जर्नी में एक इंपॉर्टेंट कदम है, जो एक ज्यादा बैलेंस्ड और मॉडर्न इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जो सिर्फ एग्रीकल्चर की अनिश्चितताओं पर निर्भर नहीं है। ओडिशा के कई इलाके बड़े इंडस्ट्रियल हब्स के तौर पर उभरे हैं। कलिंगनगर, अंगुल, राउरकेला और झारसुगुड़ा जैसी जगहें अपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए मशहूर हो गई हैं। इन रीजन्स में बड़े स्टील प्लांट्स, एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स और पावर जनरेशन फैसिलिटीज हैं। इन इंडस्ट्रियल जोन्स के डेवलपमेंट को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से सपोर्ट मिला है। इसमें बेहतर सड़कें बनाना, रेलवे कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना और पानी और बिजली की रिलायबल सप्लाई सुनिश्चित करना शामिल है। इन कोशिशों का मकसद एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जो इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव हो और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो, जिससे स्टेट का ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट बढ़े और वर्कफोर्स के लिए नई जॉब्स बने। इंडस्ट्री के साथ साथ ओडिशा में सर्विस सेक्टर भी लगातार ग्रो कर रहा है। यह किसी भी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करून का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। राजधानी भुवनेश्वर और कटक जैसे शहरों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, आईटीज में काफी बढ़ोतरी हुई है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा प्रोसेसिंग और दूसरी डिजिटल सर्विसेज देने वाली कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करून के लिए डिजिटल इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रही है। सर्विसेज में यह ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, खासकर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, और ओडिशा के ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। टूरिज्म ओडिशा के सर्विस सेक्टर का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसकी इकोनॉमी में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करता है। स्टेट के पास रिच कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्स नेचुरल ब्यूटी है, जो कई विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर जैसे फेमस प्राचीन मंदिर पिलग्रिम्स और टूरिस्ट दोनों के लिए बड़े अट्रैक्शंस हैं। ओडिशा अपनी कोस्ट लाइन पर खूबसूरत बीचेस, शांत चिल्का झील और कई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज भी ऑफर करता है, जहां यूनिक फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। स्टेट के अलग अलग हिस्सों में वाइब्रेंट ट्राइबल कल्चर्स भी यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफर करते हैं। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट में और लोकल आर्टिजन्स के लिए जॉब्स क्रिएट करता है, जिससे कई कम्युनिटीज को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रोग्रेस के बावजूद ओडिशा को अब भी कई बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी इसकी पॉपुलेशन के एक हिस्से के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, खासकर रूरल और ट्राइबल इलाकों में। स्टेट के अलग अलग रीजन्स के डेवलपमेंट में भी असमानताएं हैं। कुछ इलाकों को इंडस्ट्रियल ग्रोथ से दूसरों के मुकाबले ज्यादा फायदा हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एनवायरनमेंट पर इंपैक्ट, जैसे पोल्यूशन और डिफोरेस्टेशन,
और लोकल कम्युनिटीज पर, जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी शामिल है, को केयरफुल मैनेजमेंट की जरूरत है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जैसे हेल्थ और एजुकेशन लेवल्स सुधर तो रहे हैं, लेकिन अभी भी उन पर और ध्यान देने की जरूरत है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा सभी को मिले। इन इश्यूज को एड्रेस क्रूना स्टेट की लॉन्ग टर्म भलाई के लिए क्रूशल है। ओडिशा एक ऐसे रीजन में है जो नेचुरल डिजास्टर्स, खासकर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले साइक्लोन्स के लिए बहुत वल्नरेबल है। स्टेट ने अतीत में कई विनाशकारी तूफानों का सामना किया है, जिनसे जान, माल और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। इन अनुभवों से सीखते हुए ओडिशा ने डिजास्टर मैनेजमेंट में जबरदस्त इंप्रूवमेंट्स किए हैं। इसने इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप किए हैं, जो आने वाले साइक्लोन के बारे में लोगों को काफी पहले अलर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कोस्टल इलाकों से लोगों को सेफ शेल्टर्स तक इवैक्यूएट करून के लिए मजबूत प्रोसीजर्स भी बनाए हैं। इन कोशिशों ने साइक्लोन से होने वाली जान की हानि को काफी कम किया है और ओडिशा को इसकी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रेजिलियंस के लिए पहचान दिलाई है। ओडिशा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को लेकर समझ बढ़ रही है। इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करून के ऐसे तरीके ढूंढना जिनसे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो या फ्यूचर जनरेशंस के लिए नेचुरल रिसोर्सेज खत्म ना हो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसमें इंडस्ट्रीज के लिए पोल्यूशन कंट्रोल करून और वेस्ट मैनेज करून के लिए कड़े रेगुलेशंस शामिल हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर पावर को प्रमोट करून पर भी फोकस है ताकि कोयले पर निर्भरता कम हो। जंगलों और बायोडायवर्सिटी को बचाना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोशिशों का एक की पहलू है। इन उपायों का मकसद यह पक्का करना है कि ओडिशा का डेवलपमेंट का रास्ता एनवायरमेंटली सही हो और लॉन्ग रन में टिकाऊ रहे। आखिर में ओडिशा इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब है कि डेवलपमेंट का फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करून के लिए कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं, खासकर अंडर सर्व्ड इलाकों में। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स का मकसद नौजवानों को बदलती इकोनॉमी में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जरूरी एबिलिटीज से लैस करना है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जिनमें ट्राइबल ग्रुप्स और महिलाएं शामिल हैं, को एम्पावर करून के लिए खास कोशिशें हो रही हैं ताकि वे डेवलपमेंट प्रोसेस में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सकें। विजन एक ऐसा समृद्ध ओडिशा बनाना है जहां हर किसी को बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिले। स्टेट की प्राचीन एग्रीकल्चर से एक मॉडर्न डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी तक की जर्नी जारी है, जो अचीवमेंट्स और लगातार कोशिशों दोनों से भरी हुई है।